ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। सभी को प्यार भरा नमस्कार। अल्टरनेटिंग करंट के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आर सर्किट, सी सर्किट और एल सर्किट की इंडिविजुअल बातें की थी। सेपरेटली हमने उसको डील किया था और डील करके हम दोनों ही एक्सप्रेशन ऑब्टेन किए थे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट, जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर तीनों के केसेस में दिख रहा है। ये तीनों एक्सप्रेशन को लेकर के आज आगे बढ़ने की बात है। आज हम लोग एवरेज पावर कैलकुलेट करना सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी डिस्कशन होगा। तो एवरेज पावर के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर हम कभी भी पावर एवरेज की बात करते हैं तो ये टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। ओके, अब बात है यहाँ पर टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। हमारे पास पावर अगर इंस्टेंटेनियस हो तो हम इसको डी ई बाय डी टी लिख सकते हैं, डी एच बाय डी टी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लें तो डी इज इक्वल टू पी इंटू डी टी होगा। ओके, और टोटल एनर्जी के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर P dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर टाइम भी टोटल चाहिए तो dt अगर उस वक्त समय था तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप एक काम नहीं करेंगे कभी भी कि dt और dt को कैंसिल कर दिया, तब तो ऑपरेशन ही गलत हो जाएगा। एनीवे, अब बात आती है लिमिट चूज करने की। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ 0 से लेकर के t तक लिमिट लेंगे तो यहाँ भी 0 से t तक लेंगे। तो ऑब्वियस है कि 0 से t dt का इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा और वहाँ पर पावर देने के बाद dt के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपके पास एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन एवरेज पावर का, जिसको लेकर के हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे, बढ़ेंगे। P एवरेज इज इक्वल टू, अगर हमने टाइम कैपिटल T तक लिया है, टाइम पीरियड एक ड्यूरेशन तक लिया है, तो ऐसे केस में अगर यहाँ टाइम बदलेंगे तो यहाँ भी टाइम आपका बदल जाएगा, ऐसा लिमिट जैसा दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमको अब P को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ P जो है ये कांस्टेंट नहीं है, इंस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस करंट है। तो ऑब्वियस है कि आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर भी होगा और ये इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। ऑब्वियस है कि आप यहाँ से जब लिखना चाहेंगे तो एक तो आपके पास ई नोट, दूसरा आई नोट और फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, ये आपके पास P का एक्सप्रेशन आया, बशर्ते आप रजिस्टर के थ्रू बात कर रहे हैं, आर सर्किट की बात कर रहे हैं। ओके, अब आपको चलिए डेफिनेशन के अनुसार P एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन P dt 0 से t तक। सजेशन होगा आपके लिए कि आप कुछ इंटीग्रेशन जो रिक्वायरमेंट में थे, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लें, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपका ई नोट आई नोट तो कांस्टेंट था, उसको आप बाहर निकाल लें। ओके, अब यहाँ आपके पास हो गया 0 से लेकर के t तक कितना, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन आपको पहले से मालूम है, पहले से किया हुआ है। एक बार करना चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए चूँकि मैंने करके बता दिया है, आप वहाँ से देख लेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। ये इंटीग्रेशन आपको t/2 आता है। सो ऐसे केस में t और t को कैंसिल कर लेंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन ई नोट आई नोट बाय 2 आ जाएगा। ये P एवरेज आर सर्किट के थ्रू एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ही सिस्टमेटिक ढंग से ही मैंने पहले ही जोर दिया था कि एसी को एक सिस्टम के अंतर्गत पढ़ें, एसी को बेतरतीब तरीके से ना पढ़ें। आप जैसे ही सिस्टम डेवलप कर लेंगे, आपको परत दर परत आसानी से सभी चीज़ें खुलती जाएंगी और बड़ा आसान सा लगेगा। देखिए, रिजल्ट बड़ी जल्दी आया, मुझे भी खुशी हुई, आपको भी खुशी होगी। यही डेरिवेशन आपको 3 नंबर का आता है शो करने के लिए कि आपको आर सर्किट के थ्रू जो पावर होता है वो इतना होता है। इस
रिलेशन को थोड़ा सा आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन उससे मिल जाएगा। ऐसा है कि आप इसको E0/√2 इंटू I0/√2 भी लिख सकते हैं। और लिख लीजिए, जब आप ऐसा लिखेंगे तो E0/√2 याद होगा ये ERMS था और I0/√2 IRMS था। तो P एवरेज का एक और सुनहरा एक्सप्रेशन आपके पास है, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप बात करें किसकी, तो आप बात कर रहे हैं R सर्किट की। देखिए, अब यही चीज़ आप C सर्किट के साथ भी कर सकते हैं। C सर्किट में आपको और L सर्किट के साथ भी कर सकते हैं। तो L सर्किट मतलब इंडक्टर के थ्रू आपके एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, बस यहाँ पर ज़रूरत है कि आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लें। इंस्टेंटेनियस पावर वंस अगेन P = E इंटू I। अगर सब कुछ ठीक ठाक पुट कर लें तो पुट करने के बाद वो E0 I0। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन की जगह हम यही यूज करना चाहेंगे, आसान रहेगा मेरे लिए। तो वैसे केस में एक नेगेटिव साइन भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना इस दोनों को, तो माइनस, और वहाँ आ गया साइन कितना ω/t इंटू कॉस ω/t। ओके, क्योंकि दो पार्ट है, अगर ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। हम उस और नहीं जा कर के एक आसान तरीका अप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में आ गया वेल, जिसको नहीं आया वो मल्टीपल एंगल वाला जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। ये तो आपके पास साइन 2ωt का फॉर्मूला होगा। अब वंस अगेन बस बात वहीं तक आती है, आपको P एवरेज जब निकालना है तो बाय डेफिनेशन आप 1/t इंटीग्रेशन P dt करेंगे। चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, -I0 E0 को बाहर निकाल लीजिए बाय 2 और t तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन साइन 2ωt dt, 0 से कहाँ तक, t तक। ओके, अगर टाइम आपने लिया है तो। अब देखिए, इसका भी इंटीग्रेशन आपको वहाँ करके बताया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था कि जहाँ स्पीड अप करने की बात है वो इंटीग्रेशन सेपरेटली आप सीख लीजिए, अगर कहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर दीजिएगा। और तब आप देखिए यहाँ पर ओके, जो इनको उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद है वो आसानी से पुट कर सकते हैं, और ये 0 यानी ये 0 आएगा। सो आपने देखा कि प्योर इंडक्टर सर्किट के थ्रू एवरेज पावर जो कंज्यूम होता है वो 0 होता है। ओके, ये भी एक प्रूफ में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितनी आसानी से आपको मार्क्स आ जाएंगे अगर आपको सिर्फ ये मालूम रहे कि इंडक्टर वाले केस में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। आगे तो प्रोसेस है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब रही बात कैपेसिटर के केस में, कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा। देखिए P = E इंटू आई करेंगे तो P = यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है तो एक तो E0 I0 साइन ω/t कॉस ω/t आएगा। पिछले बार की तरह 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो आपको ये ऐसा मिलेगा। फिर मल्टीपल एंगल वाला फार्मूला आप यूज कर लीजिए तो आपके पास साइन ओके 2ωt कॉपी पेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट हो रहा है, बस वहाँ नेगेटिव साइन था, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप P एवरेज का वो जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज कीजिए 0 से t तक। तो यहाँ पर 1/t अच्छा E0 I0 कांस्टेंट है, पिक वैल्यू है, उसको तो बाहर कर ही लीजिए और तब आपके पास यहाँ आ गया E0 I0 2t और यहाँ पर साइन 2ωt dt। एक बार इंटीग्रेशन किया हुआ है, सेम रिजल्ट फिर से आना है तो E0 I0 बाय 2t इंटू 0 मतलब 0। देखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट का भी एवरेज पावर कंजम्पशन 0 आया। ओके, ये भी प्रूफ करने के लिए आता है। तो बेसिकली पावर का लॉस या पावर का कंजम्पशन आर सर्किट ही करता है। अब अगर केवल इंडक्टर आपने यूज किया है और तब पावर कंजम्पशन हो रहा है,
इसका मतलब क्या है कि वो इंडक्टर में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस भी है, वो दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। प्योर इंडक्टर तो पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन रजिस्टर वहाँ पावर कंज्यूम कर रहा है। उसी तरह से आपने अगर कैपेसिटर यूज़ किया है तो प्योर कैपेसिटर तो पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन कैपेसिटर में जो मटेरियल है जिसका जो रेजिस्टेंस होगा तो हो सकता है कि वो पावर कंज्यूम करे। अगर इंडिविजुअल और प्योर सर्किट की बात करेंगे तो ऐसे केस में आपको ये रिजल्ट आएंगे। एवरेज पावर कैलकुलेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल स्टडी ऑफ दी AC थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर भी कर लें। ये ग्राफ्स काफ़ी कुछ क्लियर कर जाएंगे, और कभी कभी ग्राफ हमको प्लॉट करने के लिए आता भी है तो वो भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ टेबल्स यहाँ बना के रखे हैं, और जो इंस्टेंटेनियस EMF और करंट का एक्सप्रेशन हमको पहले मिल चुका है उसको भी मैंने नोट करके यहाँ पर रखा है। तो एक बात कहेंगे आपसे, अगर हम लिखें यहाँ पर ओमेगा टी, तो इसका मतलब होता है ओमेगा तो 2π/T होता है और इनटू स्मॉल टी। चलिए स्मॉल टी के वैल्यूज हम चेंज करना चाहेंगे बार बार। अगर हम स्मॉल टी को 0 करें, ओके, तो स्मॉल टी अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियस है कि ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, उसके आगे का बात हम लिख लेते हैं थोड़ी देर में। अगर स्मॉल टी का वैल्यू हम T/4 लें, इंटरवल पे ले रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत होती है और उसके हिसाब से, तो यहाँ T/4 पुट करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि π/2 हो जाएगा। आप देखते जाइए वैल्यूज। अगर हम यहाँ पर T/2 ले लें नेक्स्ट वाला, तो T/2 लेने से ये जो रिजल्ट है वो आपको पाई मिल जाएगा, कैंसिल होकर के सब कुछ। ओके, अगर हम यहाँ पर 3T/4 लें, ओके, जैसा यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो 3π/2 आ जाएगा। और अगर आगे बढ़ कर के आप T का वैल्यू कैपिटल T ही ले लें तो ये रिजल्ट 2π होगा। अगर उससे भी थोड़ा सा आगे आपको चलना है एक वैल्यू, तो यहाँ पर 5T/4 ले लीजिए। T/4 के इंटरवल पर हमने लिया है, तो यहाँ पर आपको 5π/2 मिलेगा। ओके, अब इन वैल्यूज़ का क्या करना वो समझ लीजिए। हमको E में भी E0 sin ओमेगा टी है, I में भी I0 sin ओमेगा टी है। अगर ओमेगा टी का वैल्यू 0 है तो sin ओमेगा टी 0 होगा। ओमेगा टी का वैल्यू π/2 है तो sin ओमेगा टी 1 होगा। अगर पाई है तो sin पाई 0, 3π/2 है तो ये आपको -1, और 2π sin 2π 0, और ये फिर से आपको 1 मतलब +1। चलिए अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो E का एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या आएगा, T = 0 पे 0, यहाँ पर E0 देखते जाइए, फिर 0, फिर -E0, फिर 0 और फिर E0। ये एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गए। अब करना क्या है, एक्सिस ले लीजिए, और एक्सिस लेने के बाद ओके, आप एक एक्सिस में टाइम ले लीजिए और दूसरे एक्सिस में आप EMF को ले सकते हैं, EMF भी ले लीजिए। इससे आपको प्लॉटिंग में आसानी होगी। इधर आपने EMF ले लिया, चाहें तो हम करंट भी लेंगे बाद में। EMF में E0 पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले टाइम में डिवाइड कर लीजिए। अगर हमने इसको T मार्क किया है या T/2 मार्क किया है तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमारे पास T होगा, उसका आधा यहाँ पर T/4 होगा, और यहाँ पर आपको 3T/4 होगा। टाइम जोन में डिवाइड कर लीजिए और उससे आगे चलेंगे तो 5T/4 भी मिलेगा। अब जहाँ जहाँ जो वैल्यू है उसको मार्क करते जाइए। देखिए T = 0 था तो हमने 0 पे मार्क कर लिया। T = T/4 था तो जो वैल्यू था वो E0 के बराबर था, यहाँ पर पॉइंट हमको मिला। T = T/2 पे हमको 0 मिला, और जैसा कि नेगेटिव में आपको दिखेगा वैसा ही आप यहाँ पर नेगेटिव भी मार्क कर लीजिए। और इसके सामने 3T/4 पे देखिए नेगेटिव में E0 है, इसीलिए यहाँ पर आपने मार्किंग कर दी। फिर T में आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो यहाँ 0 आया, उसको भी मार्क कर दिया। और 5T/4 में भी रिज़ल्ट देख लीजिए E0 ही आया है, इसलिए E0 को मार्क कर लिया। अब आपको पॉइंट्स मिल गए, अब प्लॉट करने की बारी है। तो
तो प्लॉट करने के लिए कुछ नहीं, फ्री हैंड में सभी पॉइंट को मिला दीजिए, फ्री हैंड के से सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए, आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। ये ईएमएफ का ग्राफ मिला, ये बेसिकली किसका ग्राफ मिला, तो ईएमएफ का ग्राफ मिला। चलिए करंट को दिखाने के लिए हम दूसरे कलर का पेन यूज कर लेते हैं, आसान रहेगा। वहाँ भी देखिए ओमेगा टी अगर 0 है तो करंट 0, ओमेगा टी अगर π/2 है तो ये I0। ओके, इसी तरह से आप देखते जाइए, जहाँ जहाँ साइन ओमेगा टी 0 है ये 0 होता जाएगा, फिर ये -I0 हो जाएगा। उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा और फिर I0 के बराबर होगा। ओके, तो ये रिजल्ट्स आपने लिख लिए सभी। रिजल्ट्स लिखने के बाद से मार्किंग भी हम रेड कलर से ही करेंगे। एक और बात यहाँ बताना चाहेंगे, I0 का जो एक्सप्रेशन आया था उस पर ध्यान देंगे, वो E0/R था। ओके, एक्सप्रेशन से याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, R 3 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो लेस देन 1 हो सकती हैं, एक तो आपको इक्वल टू 1 हो सकता है और एक ग्रेटर देन 1 हो सकता है। जनरली हम लोग R का वैल्यू 1 से ग्रेटर मान करके चलें, और अगर ये R 1 से ग्रेटर है तो वैसे केस में I0 जो होगा वो लेस देन E0 होगा, क्योंकि कभी भी कोई डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होता है तो कोसेंट जो होगा वो आपको न्यूमरेटर से छोटा होगा। ओके, तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर I0 की भी मार्किंग स्टार्ट कर दी। ये हमारा I0 रेड कलर से I0। अब देखिए t=0 पे हमारा यहीं पे था I0, I का वैल्यू 0 था। t=t/4 पे हमारा I का वैल्यू I0 पॉजिटिव में, फिर t/2 पे सभी पॉइंट्स को मार्क करते जाइए, और जैसे आप पॉइंट मार्क करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव में भी आप ले लीजिए I0, जो कि 3t/4 में पॉइंट मिलेगा, फिर t पे 0 मिलेगा, उसको ही मार्क कर लिया, और फिर आपको ये जो पॉइंट मिला यहाँ देखिए 5t/4 में। वंस अगेन आप इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपको एक ग्राफ मिल गया, और ये ग्राफ आपका I का है। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ I और E का पिक और बॉटम, मिनिमम और मैक्सिमम साथ साथ आ रहा है। ऐसे केस में बोलते हैं कि सेम फेज में है। ओके, अब आगे क्या है कि देखिए ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है यहाँ पर t ओमेगा टी और E0 साइन ओमेगा टी, ये तो सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आपने 0 तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर t/4 तो फिर π/2, फिर यहाँ पर E0, यहाँ पर t/2 तो यहाँ पर पाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3t/4 तो यहाँ पर 3π/2, और यहाँ पर आपको -E0 आया था, यहाँ आपने t लिया था तो 2π आया था, और यहाँ 0, 5t/4 जब आपने लिया था तो यहाँ पर 5π/2 आया था, और ऐसे केस में यहाँ पर E0 आया था। एक्सिस चूज करके फिर से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। चलिए अभी पहले E के ग्राफ की ही बात करें, मार्क कर लें पॉइंट्स। हमारा E का ग्राफ और नेचर जैसा पिछले केस में आया है वैसा ही यहाँ भी आएगा, चेंजेज नहीं होंगे। तो ये तो ग्राफ आपको मिल गया इस तरह से, जहाँ पर ये पिक वैल्यू जो है E0 के बराबर है, बॉटम वाला जो पिक है -E0 है। ओके, ये टाइम t/2 है, ये टाइम t है, यहाँ पर टाइम t 5t/4 है, यहाँ पर टाइम 3t/4, और यहाँ पर टाइम आपको t/4 मिला था। अब चलिए हम करंट की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना होगा, क्योंकि करंट में ओमेगा टी -π/2 है, तो ओमेगा टी -π/2 का वैल्यू पुट करना शुरू करें। अगर ओमेगा टी 0 है तो ओमेगा टी -π/2 यहाँ पर -π/2 होगा। अगर ओमेगा टी π/2 है तो ये 0 होगा, अगर ये पाई है तो +π/2 होगा, और यहाँ पर 3π/2 है तो ऑब्वियस है 3π/2 -π/2 = पाई होगा। यहाँ पर 3π/2 होगा,
और अल्टीमेटली यहाँ पर 2 पाई होगा। ओके, अब देखिए साइन में अगर नेगेटिव हो ओके एंगल तो वैल्यू नेगेटिव होता है। इसके अनुसार यहाँ पर जो करंट का वैल्यू आएगा वो करंट -I0, फिर आपको 0, फिर I0 वैल्यू पुट करके देखते जाइए, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर -I0 और फिर से 0। ओके, ऐसे केस में अब करंट लिया था उससे ले लीजिए और तब यहाँ पर मार्क करना होगा -I0 भी, वो भी आपने मार्क कर लिया। अब देखिए t=0 पे जो वैल्यू है वो -I0 है, इसलिए जो मार्किंग हमारी होगी वो -I0 यहाँ पे होगी t=0 पे। और जब हमने t=t/4 लिया है तब उस केस में आप देखिए वैल्यू भी 0 है, यानी यहाँ 0 पे मार्क करना पड़ेगा। अब देखिए t/2 पे यहाँ पर +I0 हुआ है, यानी यहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इसको। इस तरह से जहाँ जहाँ वैल्यू है उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आप मार्क करते जाइए और मार्क करने के बाद जो वैल्यूज आपको मिले हैं अल्टीमेटली आपको एक काम करना है, पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन कर लेना है। जब पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, जहाँ पर ब्लू कलर वाला जो है वो E का ग्राफ है और यहाँ पर रेड कलर वाला जो है वो आपको I का ग्राफ है। तो देखिए दोनों के ग्राफ में डिफरेंस है। अभी आप सेम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ भी t0 ओमेगा t0, तो यहाँ पर 0 t/4 अगर ले लिया तो ये π/2 और ऐसे केस में ये E0। E के लिए तो कोई चेंजेस है नहीं, तो जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, कर लीजिए। और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे I के लिए। तो पहला वर्क तो कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। t ले लिया 2 पाई, ऐसे केस में यहाँ पर 0, और अगर 5t/4 ले लिया तो ऐसे केस में ये 5π/2, तो यहाँ पर ये E0 के इक्वल आ गया। तो फिर से सेम ग्राफ आपको मिलेगा EMF वाले के लिए। EMF के लिए ज़्यादा एक बार आपने प्लॉट कर लिया तो फिर दोबारा चिंता की ज़रूरत नहीं है, ये ग्राफ आपको एज इट इज़ मिल गया। अभी ये ग्राफ मिलने के बाद से यहाँ आपको E0 लोअर बॉटम जो है वो पिक जो है वो आप -E0 लिख सकते हैं। टाइम जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर t है तो यहाँ t/2 है, उसके पहले t/4 होगा। ओबियस है कि यहाँ पर 5t/4 भी होगा, और यहाँ पर आपको जो टाइम है वो 5t/4। ओके, अब चलिए करंट की बात करें। हाँ, जब ओमेगा t 0 है तो ओमेगा t + π/2, ध्यान दीजिएगा π/2 होगा, यहाँ पर ये पाई होगा, यहाँ पर 3π/2 होगा, ऐड करते जाइए, यहाँ पर 2 पाई होगा, यहाँ पर 5π/2 होगा और यहाँ पर 3 पाई होगा। ओके, अब वैल्यूज याद रखेंगे, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, 5π/2 एंड सभी के, तो π/2 तो 1 होता है, यानी करंट वाला जो यहाँ है ये I0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर -I0, अगेन 0, कोरस्पॉन्डिंग में I0 एंड देन 0। यहाँ पर अगर I0 पिछले बार जैसे हम मान लें कि स्मॉलर है E0 से, और अब मार्क करना चाहें तो देखिए आपको ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है t=0 पे I0 से, t/4 पे वो 0 हुआ, आपका t/2 पे उसका जो वैल्यू है वो देख लें, t/2 पे आपका -I0 है, इसलिए नेगेटिव की तरफ बढ़ना पड़ा हमको और वहाँ पॉइंट मार्क किया। 5t/4 पे आप देख रहे होंगे वो 0 आया, देन आपको 3t/4 है, ये 3t/4 पे 0 आया, और तब t पे आप उसको चेक करें, t के करस्पॉन्डिंग में I0। ओके, फिर से पिक अचीव किया और t/4 पे वापस 0 आ गया। वंस अगेन आप इस ग्राफ को फ्री हैंड से ज्वाइन कर लीजिए। ये जो ग्राफ है आपको मिल गया करंट का इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये EMF के लिए है, और ये I का जो ग्राफ वो रेड कलर वाला ये आपको दिख रहा है। सो ये ग्राफ प्लॉटिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो गया।
अब ग्राफ देख करके और भी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। अब एक आएगा इसमें फेजर डायग्राम। ओके, तो जैसा कि ग्राफ का डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, चलिए हम फेजर डायग्राम। हाँ, फेजर क्या है, तो रोटेटिंग वोल्टेज एंड करंट वेक्टर। ऐसे करंट एंड वोल्टेज वेक्टर नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है जिसको एंगुलर क्वांटिटी में डील करते हैं उसको रिजॉल्व कर पाते हैं और ऐसे केस में उसको वेक्टर मानते हैं। ऐसे वोल्टेज एंड करंट प्योर स्केलर हैं, ये बात अभी डिनाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी के डिस्कशन में जब फेजर डायग्राम एनालिसिस की बात करेंगे तो करंट एंड वोल्टेज को आप वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर मान करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक सर्कल। क्यों सर्कल? क्योंकि आपको मालूम है कि एंगुलर क्वांटिटीज़ को सर्कुलर पैटर्न पे डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है। ये सर्कल मैंने एक ड्रॉ किया। अभी ई के लिए ई नोट है। ओके, ई नोट मतलब उसका पिक रेडियस से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अगर हम कहीं पर करंट को रिप्रेजेंट करना चाहें, वो भी एक एंगल ओमेगा टी पे, सॉरी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना चाहें वो भी एक एंगल ओमेगा टी पे, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंगल आपको ओमेगा टी है और ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आपको ई का है। अब देखिए, हमको करंट रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड को हमने छोटा दिखाया था, बात डिस्कशन में आई थी। तो यहाँ भी एम्पलीट्यूड छोटा मतलब आप छोटा रेडियस, और छोटा रेडियस मतलब छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया रोटेटिंग वेक्टर दिखाने के लिए, ये बेसिकली करंट का, बट दोनों के एंगल सेम है, यानी यहाँ पर करंट वेक्टर भी इसके साथ ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। करंट वेक्टर भी इसी तरह से इसी के ऊपर ही ड्रॉ होगा। ये आपको आई हो गया। अब एक आपका वोल्टेज वेक्टर इस तरह से और दूसरा करंट वेक्टर, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो देखिए साथ साथ रोटेट करेगा, साथ साथ पिक, साथ साथ बॉटम, लोअर पिक भी साथ साथ। ऐसे केस में आप बोल सकते हैं दे आर इन सेम फेज। ओके, तो यहाँ एक स्टेटमेंट आपका हो सकता है कि क्या है, आई एंड ई, ओके, और ई एंड आई आर इन सेम फेज। सेम फेज, फेज मतलब एंगुलर पोजीशन, और फेज डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। इसी पैटर्न पे हम ड्रॉ कर लें किसको, तो आपका वोल्टेज एंड करंट इंडक्टर के केस में। एक्सप्रेशंस ऊपर आपको लिखे हुए हैं, वो एक्सप्रेशंस पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर एक्सप्रेशन के हिसाब से बल्कि दिख सकता है, लेकिन है नहीं। एक बार एक्सप्रेशन आपके हाथ लग गया तो बार बार वही एक्सप्रेशन रिपीट भी होगा, और रिपीट होगा तो सब पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसके कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने की ज़रूरत है, बाद बाकी तो सब ऑटोमेटिक है। ओके, तो यहाँ पर भी ईएमएफ वही था। अगर हमने ईएमएफ को मार्क करने की बात की किस एंगल पे, तो ओमेगा टी एंगल पे ये ईएमएफ हो गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए करंट को मार्क करने की जहाँ तक बात है, वो π/2 एंगल नेगेटिव में है। कहाँ से? रेफरेंस से π/2 नहीं, वो ओमेगा टी से, मतलब ओमेगा टी को रेफरेंस लेंगे तो वहाँ से π/2 नीचे आना पड़ेगा, और तब आपको यहाँ पर करंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो करंट का एम्पलीट्यूड को स्मॉलर देन वोल्टेज मानते हुए, चाहेंगे तो नहीं भी मानेंगे, हमने उसका सर्कल ड्रॉ कर लिया। रेडियस एम्पलीट्यूड को डिनोट करेगा। अब उसका वेक्टर कहाँ रिप्रेजेंट करें, जब ईएमएफ का वेक्टर यहाँ है तो यहाँ से एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाता हुआ, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री बनाता हुआ भी नीचे, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री वहाँ पर नीचे की तरफ है, इसलिए आप बोल सकते हैं माइनस। तो ये आपको हो गया आई का। तो सेम डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज एंड करंट का आपको डायग्राम मिल रहा है। इसमें कुछ ऐसा रिलेशन होगा, देख लीजिए, रेड पेन करंट और ब्लू पेन वोल्टेज, ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे दिख भी रहा है। जैसे जैसे इसको रोटेट कीजिएगा, हर जगह इसके बीच जो होगा वो 90 का डिफरेंस होगा।
यानी आप बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पर ईएमएफ, है ना, लीड कर रहा है ना करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। चलिए यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब एक और बात इम्पॉर्टेंट जो करनी है वो कैपेसिटर के केस में, जब आपको इंडक्टर और रजिस्टर समझ में आ गया तो कैपेसिटर समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। फेजर उसी तरह से, फेजर डायग्राम आगे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बहुत क्लियर ढंग से मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सर्कल बना दिया, ईएमएफ तो फिर से, वोल्टेज तो फिर से वहीं पे है, ये किस एंगल पे है, ω/t, ये ईएमएफ है। अब करंट वाला सर्कल भी आप ड्रॉ कर लीजिए। करंट वाला सर्कल जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो देखिए मैंने बोला था कि मानते हुए कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, पीक ऑफ करंट स्मॉलर देन वोल्टेज है, तो ऐसे केस में अब देखिए यहाँ पर प्लस π/2 है। प्लस π/2 मतलब π/2 से ऊपर एंगल देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, और ये हो गया करंट। अब देखिए अगर यहाँ पर डायग्राम शो करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका वोल्टेज और ये करंट 90 डिग्री, ये देखिए कभी भी कहीं भी रहे वोल्टेज से करंट 90 डिग्री एबव रहेगा, ऊपर रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ईएमएफ लैग्स, ईएमएफ पीछे है इसलिए ईएमएफ लैग्स बिहाइंड बाय π/2। ओके, यहाँ ईएमएफ लीड्स करंट और ईएमएफ लैग्स करंट बाय π/2। इन्हीं तीनों फेजर डायग्राम को जब जा कर के हम ज्वाइन करेंगे, अगर किसी दो को ज्वाइन करें तो उस दो सर्किट का होगा, जैसे R और L का किए तो LR सर्किट होगा, R और C का किए तो RC सर्किट होगा, L और C का किए तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये सर्किट जो होगा आपका वो LC सर्किट होगा। और तीनों को ला करके ज्वाइन कर दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, LCR सर्किट। कुल मिलाकर के 7 सर्किट की बात हुई थी। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे अब बहुत आसान रहेगा। ये शुरुआत था, ये शुरुआती समझ ही विकसित करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाद बाकी चीज़ें तो आपके लिए ईजी एंड कन्वीनियंट है। ऐसे फिजिक्स के बारे में मेरा बहुत क्लियर ओपिनियन है, ये ईजी, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू।